हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने क्लास 7 के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये है मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली के सल्तनत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें से 5 जो दिल्ली सल्तनत थे उसमें 5 वंश ने शासक किया था। ठीक है तो फिर चलो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य। ठीक है, और जो इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे दिल्ली के शासक थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाले, उसमें मैंने बताया कि हम लोगों ने उसमें 5 राजवंशों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से थे, तो फर्स्ट तो थे तुर्की शासक। ठीक है, जो कि प्रारंभिक शासक थे, तुर्की शासक। उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया शयद वंश, उसके बाद आया लोदी वंश। ठीक है, तो लोदी वंश में फिर इसी के बाद जो लोदी वंश के बाद तो यहाँ पे 1526 में, ठीक है, 1526 में यहाँ पे तराइन नामक युद्ध होता है बाबर बाबर के साथ। तो वहीं से ही यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो वहीं से ही मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो चलो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोग एक संस्कृतियों में इनकी अधिक विविधताएं हो। ठीक है, जिसकी यहाँ पे किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र है जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। तो वही साम्राज्य कौन था, तो वो था मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, और जो ये मुगल थे वो 16वीं सदी के उत्तरार्ध से ही इन्होंने दिल्ली और आगरा को क्या किया, वो अपने राज्य का दिल्ली और आगरा से ही उन्होंने जो मुगल साम्राज्य है तो उसकी स्थापना कहाँ से होनी चालू हुई थी, तो दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना यहाँ पे शुरू किया था। और 17वीं शताब्दी में लगभग लगभग यहाँ पे क्या बोला है, 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने 16वीं शताब्दी में दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था, तो वहीं यहाँ पे 17वीं शताब्दी में इन्होंने लगभग अपना संपूर्ण महाद्वीप पर ये अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचों तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, ठीक है, जो कि दिल्ली के लाल किला पर यहाँ पे झंडा फहराते हैं। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से राज तक को संबोधित करते हैं, तो यही बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये दिल्ली के लाल किला को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो कि यहीं पे यहाँ पे झंडा फहराया जाता है प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को। अब देखो यहाँ पे वो तो नॉर्मल ऐसा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारा मुगल साम्राज्य है वो वाला चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे देखो कौन है मुगल, कौन है। ठीक है, यहाँ पे मुगल कौन है इसके बारे में बताया गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मुगल एक्चुअल में थे कौन। ठीक है, तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। अब देखो जो मुगल है वो यहाँ पे 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे दे देखते हैं। तो माता की ओर से वे मंगोल शासक, ठीक है, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। ठीक है, ये माता के साइड से वंशज के मंगोल वंश के वंशज आ रहे थे। ठीक है, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर, ठीक है,
जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, ये उनके वंशज थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो शासक के वंशज कौन कौन से थे, तो ये एक मंगोल वंश थे और दूसरा कौन थे, तैमूर वंश। ठीक है, तो ये दोनों के यहाँ पे तुर्की के शासक तैमूर, तो ये इन दोनों के वंशज थे। ठीक है, मुगल माता के साइड से मंगोल वंश और पिता के साइड से यहाँ पे ये तैमूर के वंशज। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। ठीक है, और जो ये मुगल थे वे अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करता था, तो जो ये मंगोल शासक थे, ठीक है, तो जो ये मंगोल शासक थे वो अत्यंत यहाँ पे आक्रामक थे। मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो अच्छे शासक नहीं थे। ठीक है, उनको नरसंहार से संबंधित थी, जो इनके व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी ये, जो चंगेज खान थे। ठीक है, मंगोल के शासक कौन थे, तो चंगेज खान। ठीक है, जो कि अच्छे नहीं थे, मतलब मार धाड़ ये सब इनके लिए यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। तो इसी की वजह से जो मुगल अपने आप को मुगल या तो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, लेकिन जो ये तैमूर के वंशज थे, तो ये मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, तो ये वही दिखा रहा है। ठीक है, क्या बताया गया, जो उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। तो ये इसके चित्र दिखाया गया है। देखो, जो तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। ठीक है, तो ये तैमूर है और उनकी दाहिने ओर उनका पुत्र मिरनशाह। ठीक है, दाहिने ओर उनका पुत्र ये मिरनशाह ये है। ठीक है, इनका पुत्र है, जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। ठीक है, जो ये मुगल शासक थे बाबर, जो फर्स्ट मुगल शासक थे ना, तो उनका बाबर का जो लकड़दादा था, तो वे थे मीरांशाह। ठीक है, और फिर उसके बाद अबूशेद मतलब ये मुगल के, जो ये बाबर थे उनके दादा, मतलब इनको बोल सकी तो ये इनके लकड़दादा। तो फिर उनके बाद यहाँ पे बाबर के दादा कौन है, तो वो थे अबूशेद, जो कि सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। ठीक है, तो ये उनके बाईं ओर, ये तैमूर के बाईं ओर, और फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, जो कि बाबर के परदादा। ठीक है, ये उनके बाबर के दादा अबूशेद, और जो ये उनके परदादा ये है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। ठीक है, और उमर शेख ये फिर ये बाबर के पिता। ठीक है, और तैमूर के दाहिने ओर तीसरे तीसरे यहाँ पे कौन है, तीसरे चौथे और पांचवे, तो यहाँ पे कौन कौन है, तो ये मुगल सम्राट बाबर, अकबर और ये शाहजहां, और उनकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और ये औरंगजेब। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये उसके बारे में दिया गया है, जो ये उत्तराधिकारी थे ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं मुगल सैन्य अभियान। ठीक है, तो मुगल सैन्य अभियान में क्या हुआ ये देखते हैं। तो प्रथम मुगल शासक, ठीक है, प्रथम मुगल शासक कौन थे, तो ये थे बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 में तक ये राज किया था। ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, ठीक है, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की। तो देखो, जब बाबर ने जब ये उत्तराधिकारी बने, कहाँ के बने थे, तो ये फरघना राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाबर
1494 में कौन से राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? ठीक है, 1494 में किस राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? तो ये क्या था? फरघाना। ठीक है, और उस टाइम उसकी एज क्या थी? तो सिर्फ 12 वर्ष, 12 वर्ष थे। ठीक है, और फिर वही दूसरी तरफ मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, और जो ये मंगोल थे, तो जो उसके उज्बेगों के जो आक्रमण थे, तो उसके कारण, ठीक है, मतलब मंगोलों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी, मतलब यहाँ पे जो फरगना था, उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में, ठीक है, फिर देखो, अब यहाँ पे जो बाबर थे, ठीक है, उन्हें तो सबसे पहले अपने पैतृक उत्तराधिकार बनाया गया। ठीक है, जो कि फरगना राज्य का, और तो उस टाइम उसकी एज थी वो केवल सिर्फ 12 वर्ष की, 12 वर्ष की थी। ठीक है, फिर जो यहाँ पे मंगोल थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, तो फिर वो उनके आक्रमण के कारण उसे जो अपनी पैतृक गद्दी थी, मतलब जो फरगना राज्य था, उनको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अनेक वर्षों के बाद उन्होंने भटकने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। ठीक है, 1504 में काबुल पर कब्जा किया, और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ठीक है, मैंने बताया था कि जो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे दिल्ली के शासक के बारे में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला, तो उसमें सबसे अंतिम शासक कौन था? लास्ट वंश, तो वो था लोदी वंश। ठीक है, तो लोदी वंश का शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो जो इब्राहिम लोदी है उन्हीं को ही ये पानीपत में हराया 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें बाबर ने किसको हराया? तो ये था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और उस पे अपना कब्जा कर लिया, दिल्ली दिल्ली और आगरा पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो देखो, तो यहीं से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये फर्स्ट दिल्ली और आगरा है, तो ये उनके मुगल राज्य का स्टार्टिंग राज्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? तो देखो, यहाँ पे जो इतिहास को जो प्रकंपित करने वाली जो लड़ाइयाँ है, ठीक है, जो इतिहास को प्रकंपित करने वाली जो लड़ाइयाँ है, वो अक्सर पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध हुआ, ऐसा इसमें पानीपत वाला युद्ध बताया गया है ना। ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री है उसमें, तो इसमें ऐसा क्यों कि जो जो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी प्रायः वो पानीपत में ही क्यों होती थी? ठीक है, पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? तो देखो, यहाँ पे जो पानीपत है, जो पानीपत का ये मैदान है, वो दिल्ली का एक प्रवेश द्वार था। ठीक है, जो ये पानीपत का मैदान था वो दिल्ली का प्रवेश द्वार था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या आपको? प्रायः लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? ठीक है, तो देखो इसका आंसर। ठीक है, तो देखो, जो यहाँ पे पानीपत का जो मैदान है, ठीक है, तो जो पानीपत का मैदान है वो दिल्ली का एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, और जिसको भी दिल्ली में वहां पे शासन करना होता था तो वो उनको पानीपत का युद्ध करना होता था। क्यों? क्योंकि जो पानीपत के जो मैदान के रास्ते ही दिल्ली आना था। ठीक है, वहां पे जो पानीपत के जो मैदान थे उनको ही क्रॉस करके दिल्ली आना होता था। तो इसकी जो भू राजस्व स्थिति के कारण से ही पानीपत में सभी युद्ध यहाँ पे लड़े गए। ठीक है, क्योंकि देखो, जो बाहर से राजा महाराजा जो भी आक्रमण करते थे, जो दिल्ली को अपना दिल्ली पे अपना शासन करना चाहते थे, जो कि जो बाहर से आते थे, तो वो
तब वे दिल्ली के शासक युद्ध नहीं करते थे उनके साथ, ठीक है। जो बाहर से आते थे, जो यहाँ पे दिल्ली पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो उनके साथ जो दिल्ली के शासक थे वो स्वयं वहाँ पे युद्ध नहीं करते थे, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो ये पानीपत के जो मैदान में जो ये सेना व्यवस्थित की गई थी, सेना व्यवस्था हुई थी, तो उनके साथ उनका युद्ध होता था। तो इसलिए यहाँ पे जो इतिहास में जो ये प्रायः लड़ाइयाँ हुई है वो पानीपत में ही लड़ी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, तो जो ये पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, तो पहली बार उसमें मुगल की सत्ता आई, ठीक है। जो यहाँ पे लोदी वंश मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर उनके बीच में जो युद्ध हुआ, तो वहाँ पे बाबर ने यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी है उसको हराया, जो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें, जो कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मुगलों की सत्ता आई। फिर जब सेकेंड बार फिर यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ, तो वहाँ पे मुगल बाहर हो गए और फिर वो सत्ता में आए, ठीक है। मुगल बाहर हो गए लेकिन फिर उसके बाद वो सत्ता में आए। फिर जो तीसरी बार यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ, वो मराठे भारतीय इतिहास के क्षितिज से प्रायः गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे पानीपत के बारे में यहाँ पे नहीं बताया है, वो ऐसे मैं उसको एक्सप्लेन की, जो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या और थर्ड में क्या, ये ठीक है। तो ये आपको ये पानीपत का युद्ध वाला समझ आया कि वहाँ पे प्रायः उसी जगह में ही लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई, पानीपत में ही, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, जो तालिकावान है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में कुछ पुनरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे था मुगलों और अहोम, ठीक है, मुगलों और अहोम। तो अहोम क्या है यहाँ पे, अहोम क्या है, तो ये है असम के शासक, असम के शासक, ठीक है। जो असम में जो शासन करते थे, जो असम के शासक होते थे, उनको अहोम बोला गया है। तो यहाँ पे क्या बताया है, मुगलों और अहोम, जिसमें हम लोग अध्याय 7 और सिक्को अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ और मेवाड़ यहाँ पे 9th में भी ये संबंधित है। ये ऐसे बताया गया कि ये कौन कौन से चैप्टर में ऐसे क्या है, ऐसे टाइप का, ठीक है। फिर यहाँ पे सफायाविद, सफायाविद ईरान से अकबर और हुमायूं को संबंधों में क्या अंतर था, जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो ऐसे ही बताया गया है उसको। जो ये अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और जो यहाँ पे 16वीं शताब्दी के जो युद्ध थे, तो उसमें फर्स्ट बार यहाँ पे किसका यूज किया गया था, तो वो तोप और गोलाबारी, तोप और गोलाबारी का युद्ध पहली बार कब किया था, तो ये था 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया था ये, तो बाबर के द्वारा। और इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो तोप और जो ये गोलाबारी थे उसका पहली बार इस्तेमाल यहाँ पे 16वीं शताब्दी में किया गया था। और इनको फर्स्ट बार ये यहाँ पे प्रभावी ढंग से किसने प्रयोग में लाया, तो ये बाबर ने लाया है। और कब, जब ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो उसमें इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कुछ मुगलों के यहाँ पे प्रमुख अभियान है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुगल सम्राट के बारे में दिया है गया है, जो मुगल सम्राट और जो उनकी प्रमुख अभियान थी और जो उनकी घटनाएं थी, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखो जो मुगल सम्राट थे, उनका फर्स्ट शासक कौन था, पहला शासक तो ये थे बाबर, ठीक है, जिन्होंने 1526 यहाँ पे 1530 में शासन किया। ये एनसीईआरटी की खास बात ये है कि देखो इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिया जाता है, ठीक है। मतलब और हमें यहाँ पे जितना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहता है, वही यहाँ पे दिया जाता है।
ठीक है। फिर यहाँ पे बाबर के बारे में देखते हैं, जो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, देखे थे हम लोग, जो ये 1526 था वो पानीपत के युद्ध में इन्होंने पहली बार यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद जो 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। ठीक है, 1527 में। और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया है। और फिर अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसके बाद इनके बेटे कौन थे, बाबर के बेटे, तो बाबर के बेटे थे ये हुमायूं। ठीक है, जिन्होंने ये 2 बार शासन किया, 2 बार शासन किया, एक बार 1530 से 1540, फिर यहाँ पे 1555 से 1556। तो चलिए इसके हुमायूं के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। ठीक है, और जो उनके पिता जो ये बाबर थे, उनके वसीयत में जो जो वसीयत लिखा गया था, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जायदाद का बंटवारा किया गया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उनके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। देखो यहाँ पे अब आगे क्या बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया था कि जो हुमायूं है उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने यहाँ पे फीका पड़ गया। ठीक है, फिर वही शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। जो ये शेर खान है, तो जो उन्होंने हुमायूं को कितने बार हराया, तो उन्होंने 2 बार हराया है। ठीक है, एक बार तो ये 1539 में, ठीक है, 1400 में, और फिर उसके बाद ये 1400 एक जगह ही है वहां पे हराया था। फिर उसके बाद 1540 में कन्नौज में। तो ऐसे इन्होंने 2 बार से हुमायूं को हराया है शेर खान ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं कि हुमायूं को 2 बार किसने हराया है, तो वो था शेर खान। और कहाँ कहाँ पे हराया है, तो पहला कहाँ पे हराया, तो वो था चौसा। ठीक है, और कब हराया, तो 1539 में। और दूसरी बार कब हराया था, कहाँ पे, तो वो था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में हराया था 1540 में। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा कुछ फैक्ट्स है, मतलब ऐसे टाइप के कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर मतलब देख रहे हैं। ठीक है, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ईरान में हुमायूं ने शाफीविद शाह की मदद ली। ठीक है, जो ईरान में हुमायूं थे उन्होंने शाफीवाद शाह की मदद ली। उन्होंने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर उसने जो यहाँ पे हुमायूं थे उन्होंने शाफीवाद शाह की मदद ली ईरान में। फिर उसके बाद उन्होंने 1555 में पुनः दिल्ली पर अपना शासन मतलब अपना कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ठीक है, फिर जो एक इमारत है उसमें या तो वहां से गिर गए ऐसा टाइप का, फिर उसकी ये मौत हो गई। ठीक है, तो ये तो रहा हुमायूं के बारे में और ये बाबर के बारे में। ठीक है, अब फिर आता है अकबर। अकबर ने शासन कब तक किया, तो 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और यह 13 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन गए। 13 वर्ष की अल्प आयु में थी। ठीक है, जो कि बहुत कम वर्ष था 13 वर्ष, तो उसी टाइम ही यह शासक बन गए, सम्राट बन गए। ठीक है, उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। देखो कब कब किया गया, तो एक तो 1556 से 1570 के काल में, और दूसरा 1570 से 1585 के काल में, और तीसरा 1585 से 1605 में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है इसके जो अवधि थे उसमें। तो देखो, जब इन्होंने 1556 से 1570 तक शासन किया। ठीक है, 1570 से 1570 तक इन्होंने शासन किया। तो यहाँ पे क्या है कि 1556 से 1570 के मध्य अकबर ने अपने संरक्षक बैराम खान, ठीक है, जो उनके संरक्षक कौन थे, तो वो थे बैराम खान, को अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, फिर उसके सूरी, अब देखो यहाँ पे जो अकबर थे वो स्वतंत्र शासक नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, उनके एक संरक्षक थे बैराम खान।
उन्होंने अपने घर कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैन्य अभियान किसने चलाया था? तो सैन्य अभियान यहाँ पे अकबर ने चलाया था। और किस लिए चलाया था? तो उन्होंने देखो सूरी और अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवानों तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा और जो उज्बेक थे उनको विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाया था। ठीक है, फिर ये 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़, जो सिसोदियों थी उनकी राजधानी क्या थी? तो ये थी चित्तौड़। और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। ठीक है, 1568 में चित्तौड़ पर और 1569 में रणथंभौर पर इन्होंने क्या किया? कब्जा किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दूसरा क्या बताया है, जो 3 अवधियों में डिवाइड किया है, इसमें सेकंड क्या है? 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये जो सैन्य अभियान यहाँ पे चलाया गया 1570 यहाँ पे। फिर उसके बाद जो इसमें सैन्य अभियान हुए उसमें इन अभियानों के पश्चात उसके पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया गया। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ अभियान चलाया गया था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए गए थे, जिन्होंने 1569 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुई। ठीक है, विद्रोह ने और जटिल कर दिया। जो यहाँ पे 1579 से 1580 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने, ठीक है, जो उनके खिलाफ जो विद्रोह था तो उनके पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, मतलब और कॉम्प्लेक्स हो गया ये। फिर 1585 से 1565 के 1605 के मध्य, ठीक है, अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो 1585 से 1605 का जो अवधि है उस टाइम है, उसमें अकबर ने अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम में चलाए गए अभियान, ठीक है, यह देखो अब उत्तर पश्चिम में चलाए गए अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में अभियान चला गया वहां पे क्या हुआ? तो उन्होंने साफीविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया। ठीक है, और कश्मीर को भी जोड़ लिया, मतलब अपने राज्य, मतलब जो ये दिल्ली में। ठीक है, और फिर उसके बाद मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो ये उनके भाई थे, छोटे भाई मिर्जा हाकिम, उनके मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। तो देखो ये उनके साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा है ना, यहाँ पे और को यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य को अपने राज्य में मिलाते जा रहे, मिलाते जा रहे, तो वो साम्राज्य ही होगा ना, यहाँ पे विस्तार ही होगा। ठीक है, तो ये और विस्तार करते गए अपने राज्य को। फिर उसके बाद दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया। ठीक है, अकबर ने दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया तो का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो किन क्षेत्रों को बनाया अपने राज्य का हिस्सा? तो क्या क्या था ये? बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ क्षेत्र, इनको अपने राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये अकबर का जो शासन का जो अंतिम वर्ष था, उसमें जब उसकी सत्ता में आए राजकुमार सलीम, ठीक है, तो सलीम के विद्रोह के कारण यहाँ पे लड़खड़ाया। ठीक है, फिर उसके बाद यही सलीम आगे चलकर यहाँ जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब जहांगीर के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया?
जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो ये अकबर ने सैन्य अभियान चलाए थे तो उसको जहांगीर ने भी आगे चलाया, और शाहजहां इन्हों भी ये जो सैन्य अभियान थे इनको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के शिशोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की शिकस्त स्वीकार की। अब देखो यहाँ पे जो ये अकबर थे, ठीक है, जो अकबर थे उनका नेचर अच्छे टाइप का था, मतलब ये क्रूर शासक नहीं था। ठीक है, जैसे कि किसी राज्य को जैसे कि किसी राजा को उन्हें पराजित किए है और जो उसके राज्य है वो उनको अपने राज्य में मिलाया, लेकिन उसके बाद जो वहां के शासक होते थे उनको बेइज्जती नहीं करते थे। ठीक है, उनको बेइज्जत नहीं करते थे वो, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात थी अकबर की। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया गया। ठीक है, जो ये अकबर थे उन्होंने ये सैन्य अभियान स्टार्ट किया था। फिर जो ये जहांगीर है उन्होंने कहाँ कहाँ पे ये अभियान चलाए गए थे, तो ये सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्ण सफल नहीं हुए। ठीक है, जो कि ये सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए। ठीक है, और जो फिर ये जहांगीर के जो पुत्र थे तो वो कौन थे, खुर्रम, जो कि आगे चल के किसके नाम से जाना गया उसको, तो शाहजहां के नाम से जाना गया। फिर उन्होंने ये विद्रोह किया, सिख, अहोम और जो अहमदनगर थे उनके खिलाफ जो अभियान किए गए थे जो कि उस टाइम सफल नहीं हो पाए। फिर आगे चलकर इसको यहाँ पे जो शाहजहां थे उन्होंने यह विद्रोह किया। ठीक है, और जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां, ठीक है, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां ने शाहजहां को होशिये पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे शाहजहां के बारे में बताया गया है जिसका पहला नाम क्या था, खुर्रम था। ठीक है, फिर आगे चलकर इसको शाहजहां के नाम से जाना गया। तो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो शासक का यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया, ये जहांगीर, शाहजहां। तो देखो अब शाहजहां के बारे में देखते हैं। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। देखो जो यही अभियान थे सैन्य अभियान वो यहाँ पे भी जारी रहे। फिर अफगान अभिजीत खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। ठीक है, जो अफगान के अभिजीत खान जहान लोदी थे उन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया और वह पराजित हो गया। ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बिंदोलों की हार हुई। ठीक है, और यहाँ पे जो ये अहमदनगर थे उसके विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें किसकी हार हुई, तो ये बुंदेलों की वहां पे हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो ये ओरछा की महारानी कौन थी, ओरछा की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुए। जो ये ओरछा, ठीक है, जो ये ओरछा को हम लोग जानते थे ना कि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था ओरछा के बारे में, खैर यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ये वाला टाइम था जब झांसी की रानी वाला टाइम था तो ओरछा के बारे में एक उसकी जो महारानी थी विक्टोरिया, तो ये वही वाला ओरछा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफीवादों के हाथ में चला गया। ठीक है, अब देखो जो ये कंधार था अकबर ने उसको सफीवादों से जीत लिया था। ठीक है, सफीवादों को पराजित किया था, फिर ये कंधार को अपने राज्य में मिलाया था। फिर वहां पे देखो ये शाहजहां के टाइम में फिर ये विरुद्ध अभियान हुआ, फिर जो कंधार था उनको सफीवादों ने वापस ले लिया। ठीक है, फिर 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 1632 था उसमें अहमदनगर को मुगलों के राज्य में यहाँ पे मिला लिया गया और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या बताया गया है, क्या बताया गया कि 1657 से 1698 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा हो गया। उनमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखो यहीं से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो औरंगजेब थे वो कितने क्रूर शासक थे। ठीक है, कितने क्रूर शासक से आप यहाँ ही देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो उत्तराधिकार थे शाहजहां के पुत्र, तो उत्तराधिकार के लिए यहाँ पे झगड़ा हुआ जिसमें से ये औरंगजेब की विजय हुई और फिर ये अपने विजय के बाद यहाँ पे जो
उनके 3 भाई थे, उनको मौत के घाट यहाँ पे उतार दिया गया, ठीक है। और जो शाहजहां थे, उसकी जो जितनी भी जिंदगी बची थी, जो उनके शेष जिंदगी थे, उनको आगरा के कारागाह में उनको कैद कर लिया गया, ठीक है। तो यहीं से आप लोग सोच सकते हो कि जो औरंगजेब थे वो कितने क्रूर शासक थे, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। अब देखो यहाँ पे औरंगजेब के बारे में बताया कि तो इन्होंने शासन कब किया, तो इन्होंने शासन 1668 से 1707 तक इन्होंने शासन किया। तो इसमें क्या बताया गया है, तो 1663 में उत्तर पूर्वी में अहोमों की पराजय हुई। अहोम मतलब जो असम के जो शासक थे, ठीक है, उनकी पराजय हुई। उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यशुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफल मिली। देखो जैसे कि इन्होंने जो जहांगीर थे और जो शाहजहां थे, उन्होंने अकबर के सैन्य अभियान को चलाया, लेकिन जो ये औरंगजेब थे, उन्होंने यहाँ पे अकबर के सैन्य शासन को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया था, ठीक है। मारवाड़ के राठौर राजपूत के मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों ने मुगलों का हस्तक्षेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये राजपूत ने मुगलों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, उसका कारण क्या था, तो यहाँ पे जो आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मामलों में जो मुगल का जो हस्तक्षेप था, ये इनका विद्रोह का कारण था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, ठीक है। जो ये औरंगजेब का जो ये अभियान था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मराठा के खिलाफ था, शिवाजी के विरुद्ध, तो वो यहाँ पे सफल रहे। फिर उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। अब देखो बताइए ना कि जो अकबर थे, ठीक है, जो अकबर थे, वह किसी भी शासक को पराजित कर लेता था तो उसके बाद वो अपमान नहीं करते थे, ठीक है। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाइयाँ थी, उनको अपमान नहीं करते थे। लेकिन जो ये औरंगजेब थे, वह उसको अपमान करते थे, ठीक है। फिर औरंगजेब ने यहाँ पे शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए, ठीक है। और फिर जो ये शिवाजी थे, उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो वहां से कैद खाने से भागने के बाद, ठीक है, शिवाजी ने वहां अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। फिर उसके पश्चात मुगल के विरुद्ध यहाँ पे फिर पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है, जिसमें उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफीवाद ईरान भाग गया, ठीक है। जो ये औरंगजेब है, फिर वह सफीवाद ईरान भाग गया। फिर अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये औरंगजेब थे, जो ये राजकुमार थे, अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किए, जिसने उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये औरंगजेब थे, औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे सेनाएं भेजी। तो यहाँ पे 1685 में उन्होंने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने राज्यों में मिला लिया। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग फिर क्वेश्चंस देख सकते हैं। बीजापुर और गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने अपने राज्य में मिलाया। गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपने राज्य में मिलाया। शासक ने अपने राज्य में मिलाया, तो कौन सा था, तो वे थे औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्वी में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। फिर उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए, ठीक है। अब जब यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिल्ली
जो ये मुगल सल्तनत था, तो उसके उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पे युद्ध होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये अकबर का शासन का ये मैप है जहाँ पे 1605 का है। ठीक है, तो क्या क्या जगह थे उनके शासन काल में, तो ये सब चीज को यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ तक उनका शासन फैला हुआ था। फिर यहाँ पे राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। अब देखो यहाँ जहांगीर की माँ कौन थी? कच्छवा, जो कि एक राजकुमारी थी। वह अंबर मतलब वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, जो यहाँ पे राजपूत शासक थे जयपुर के, तो ये उनकी पुत्री थी कच्छवा, कच्छवा की राजकुमारी। ठीक है, जो कि जहांगीर की माँ थी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, फिर ये शाहजहां की माँ। ठीक है, शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी। ये राठौड़ राजकुमारी थी जो कि वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्तराधिकार के लिए जो मुगल में जो परंपराएं थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठ अधिकार का नियम मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे अपने पिता के बाद, अपने पिता के बाद जो राज्य है, तो जो ज्येष्ठ पुत्र उनका उत्तराधिकार होते थे, तो ये ऐसा ये ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ये इसके विपरीत यहाँ पे जो बताए गए हैं, उत्तराधिकार में वे सहायदायत और मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मुगल राजकुमार रंगीन उत्तराधिकरणों को पढ़िए, मुगल राजकुमार के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों का पर गौर कीजिए, आगे बताया गया है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे क्या क्या था, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब देखो जो ये मुगल थे, उन्होंने उन्होंने किसके विरुद्ध लगातार अभियान किए, तो जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ ये विरुद्ध लगातार अभियान किए। ठीक है, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सजा स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है जो यहाँ पे मुगल थे उनके लिए। ठीक है, क्योंकि जो ये राजपूत थे उन्होंने यहाँ पे जो मुगल शक्तिशाली हो गए, तो जो उनकी सत्ता थी उनको ये स्वीकार कर ली अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, जिसमें वे मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे वो अकबर थे। ठीक है, जो अकबर थे सम्राट, तो ये उनसे, ये राजपूत है तो ये वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि फिर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पे अकबर से कराया था। ये था जो शाहजहां की, जहांगीर की जो माँ थी वो एक राजपूत थी जिनका विवाह यहाँ से मुगलों से हुआ था। परंतु कईयों ने विरोध भी किया। फिर यहाँ पे बताया गया जो ये एग्जाम्पल दिया गया है राजपूत वाला, ये वही है जो इनके साथ संबंध है वो। मेवाड़ के सिसोदियों और राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापिस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो अकबर थे, ठीक है, अकबर थे, उनके शासन करने का जो तरीका था वो अनोखा था। अगर वो किसी को पराजित कर देते थे तो उनको अपमान नहीं करते थे। ठीक है, उनको अपमान नहीं करते थे, उनके जो सरदार थे उन पर ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक, ठीक है, फिर जो ये संतुलन था उसको हमेशा के लिए बरकरार रखना ये कठिन भी माना गया। जब शिवाजी
मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। देखो, ठीक है, एक तरह तो ये एक साइड तो ये अकबर थे जिन्होंने जो यहाँ पे मुगल सत्ता स्वीकार करते थे तो उनके अपमान नहीं करते थे, ठीक है, ये तो मुगल थे। फिर एक तरफ ये औरंगजेब थे, ठीक है, जो अपना मुगल सत्ता जो स्वीकार करते थे, अपने स्वेच्छा थे, तो उनको अपमानित किया जाता था, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया जाता था। तो यही औरंगजेब है। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ तो ये देख लीजिए आगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे क्या है, मनसबदार और जागीर। देखो, अब ये मनसबदार और जागीर क्या है, ठीक है, तो जो हम लोग ये IAS जो हम लोग ये IAS बोलते हैं ना, ये उस टाइम में ये मनसबदार होते थे। ये यही पोजीशन है, ठीक है, जो ये IAS वाला है यही पोजीशन है ये मनसबदार का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, ठीक है, शुरू शुरू में जो भी ये सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया गया तो उनमें से ज्यादातर कौन थे, तो वो सरदार थे जो एक तुर्की थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य सभी समूहों को यहाँ पे सम्मिलित किया, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इस टाइम में कौन कौन से शासक यहाँ पे शासक थे वो वर्ग में यहाँ पे सम्मिलित हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से थे, तो ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को यहाँ पे सम्मिलित किए। और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, ठीक है, यहाँ पे जो ये नौकरशाह ये वही है, और यहाँ पे IAS, तो जो ये नौकरशाह होते थे उनको ही ये मनसबदार कहा गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है। मनसबदार किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, कैसे व्यक्तियों के लिए, तो जिन्हें मनसब यानी जिसकी कोई सरकारी हैसियत थी उनके पास, या तो जो सरकारी पद मिलता था जिनको, तो उनके लिए ये मनसबदार शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिनके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये यहाँ पे जो मनसबदार थे, जो ये पद मिलता था, तो यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिनके जरिए उनको क्या क्या मिलता था, तो ये पद, वेतन और ये सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है। अब देखो, जो ये पद है और जो ये वेतन है उसका निर्धारण कैसा होता था, तो जात की संख्या पर निर्भर होता था। जैसे कि देखो, कोई नीचे जाति का है तो उनको नीचे पोस्ट में, और जो जो उच्च जात का है उनको अधिक पोस्ट में, फिर जो उनके नीचे है उनको कम, जो उनसे नीचे वाला पद है उनमें। तो जैसा पद होता था उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेतन होता था, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जात कर दूं, और ये सवार, सवार मतलब यहाँ सवार, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 5,000 जात है तो यहाँ पे कितने कर दूं मैं, 5,000 सवार कर दूं, मतलब ये सैनिक आदि है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं 5,000 जात कर दूं, और यहाँ पे 25,000 यहाँ पे 2500, सॉरी ये सवार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं 2500 जात कर दूं, और ये 2500 यहाँ पे 250 सवार। तो ये ऐसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको निर्धारित किया जाता था, उनका पद और वेतन, ठीक है। जो नीचे होते थे उनको नीचे पद में, जो ऊपर होते थे वो उनको ऊपर पद में ऐसे रखा जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजीत की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब देखो, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जितने वो अच्छे जाति के थे, ठीक है, जितने वे अच्छे कुल के थे, तो उनके अकॉर्डिंग उनका क्या होता था, प्रतिष्ठा उतनी ही होती थी, और उनका वेतन भी क्या होता था, उतना ही अधिक होता था, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे बताया गया है ये जागीर, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और बताया गया है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। ठीक है, जो मनसबदार रहते थे तो वो जो उनके सैनिक होते थे तो उनके घोड़े को दगवाते थे, मतलब थप्पा लगवाते थे। ठीक है, थप्पा लगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इस कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन भी मिलता था। ठीक है, इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, मतलब राजा से उनको धन मिलता था सैनिकों को वेतन देने के लिए। फिर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, राजा से यहाँ उनको धन नहीं मिलता था, तो जो वो राजस्व एकत्र करते थे, जो राजा के द्वारा उनको जो जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, वहां से वो राजस्व एकत्र करते थे। ठीक है, जो मनसबदार होता था उनको डायरेक्ट वेतन नहीं मिला जाता था, उनके भूमि के रूप में वो वेतन दिया जाता था। फिर मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। देखो यही बताया गया है ना यहाँ पे, जो उनको भूमि दिया जाता था तो उन्हीं से वे अपना राजस्व एकत्रित करते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। ठीक है, और जो वे राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और उनको क्या बोलते थे, तो उनको जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। ठीक है, अब देखो इसके पिछले चैप्टर में हम लोग इक्ता, मुक्ति, इक्तदार इसके बारे में पढ़ा था ना। तो इक्ता क्या होता था, तो वहाँ पे अलग अलग जो भूमि होती थी, जो जमीन होती थी, उनको एकता कहा जाता था, और जो उनको उस भूमि पे जिनको नियुक्त किया जाता था उनको क्या कहा जाता था, तो उनको मुक्ति या तो इक्तदार ये कहा जाता था, है ना। फिर यहाँ पे मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। देखो अब ये मनसबदार है वो मुक्तियों से भिन्न होते थे। ठीक है, जो इक्तदार होते थे उनसे अलग रहते थे, क्योंकि जो ये मनसबदार है वे अपने जागीर पर नहीं रहते थे, जो उनको भूमि दिया जाता था। ठीक है, जो उनको भूमि दिया जाता था ये वहां पे नहीं रहते थे। देखो जैसे कि ये भोपाल में रह रहे हैं, ठीक है, और इनको भूमि कहाँ पे दिया गया है, कोलकाता में। ठीक है, तो ये ऐसे होते थे, ये रहते तो अलग जगह थे लेकिन इनको भूमि अलग जगह दिया जाता था, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। देखो जैसे कि वो भोपाल है और उनको जो ये जागीर मिली थी, ठीक है, जिसकी कोलकाता में उनको ये भूमि मिला है, जागीर मिला है, तो उनसे ये सिर्फ वहां से राजस्व ही एकत्रित कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ वही अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। देखो अब जो ये राजस्व होते थे, तो जो ये मनसबदार होते थे उनके तो जो ये नौकर होते थे वो ये राजस्व एकत्र करते थे। ठीक है, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। देखो जिसकी मैंने बताया ना, ये भोपाल, ये कोलकाता, ये वैसी ही सीन है वो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया गया, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता है ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो जो ये अकबर के शासनकाल में जो ये जागीर थे उनका सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, और जो ये इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार की वेतन से बहुत कम था। देखो अब यही तो ये इनका पतन का भी कारण बनता गया। ठीक है, जो मनसबदार के जो वेतन से बहुत कम था जो उनका राजस्व, तो जाहिर सी बात है ना, जिसकी मनसबदार है तो मनसबदार को तुम जितनी वेतन दोगे, अगर तुम्हें जो राजस्व है वो उससे कम मिलेगा, तो ये पतन के कारण भी बनते जाएगा। ठीक है, तो ये वहीं पे बताया गया। फिर उसके बाद मनसबदारों की संख्या में भी यहाँ पे अत्यधिक वृद्धि हुई। अब देखो जैसे जितने ज्यादा मनसबदार होते जा रहे तो उतने ज्यादा उनको वेतन भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वेतन दिया जाता था तो उनसे राजस्व कम मिलता था, तो ये सब इनके पतन का भी कारण बनते गया। ठीक है, उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होने हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते रहे कि वे जितना राजस्व कर सकते थे वो उन्होंने कर ली। अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना
करना पड़ा। ठीक है, तो ये मनसबदार और ये जागीरदार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर ये देखो, ये जात की श्रेणियां जो मैंने यहाँ पे बता रहा था, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि 5,000 जात और ये ऐसे 5,000 सवार, ऐसे टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया था, ये वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5,000 जात वाले अभिजीतों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजीतों से ऊंचा था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 5,000, ये 2,500 और ये फिर 1,000 ऐसा था, तो ये 5,000 वाले का जात का दर्जा ऊपर रहेगा ना 1,000 वाले से, तो ये यही बताया गया यहाँ पे। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। ठीक है, और औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या यहाँ पे 79 हो गई। ठीक है, जो कि इसका अर्थ है कि यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ पे अकबर के काल में 29 मनसबदार थे, वही औरंगजेब के काल में कितने मनसबदार हो गए, तो ये 79 हो गए। अब देखो, जहाँ पे अकबर जो ये जितना ये इनको ये वेतन देते थे, मतलब उनके लिए जो ये भूमि देते थे, ठीक है, जिनसे वो राजस्व वसूली करते थे, तो इनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि इनके टाइम में तो कम मनसबदार थे। ठीक है, तो ये उनको मैनेज कर ले, लेकिन औरंगजेब के टाइम तक जाते जाते ये 79 मनसबदार हो गए। ठीक है, जिससे इनको भूमि वेतन में देते देते जो इनका खर्चा भी बढ़ गया। ठीक है, और जो उनसे राजस्व वसूली गई है उनसे बहुत कम होती थी। फिर यहाँ पे ये मनसबदार देखो बताए, जो ये मनसबदार अभियान पर यहाँ पे अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर ये ऐसा दिखाया गया है डायग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद शाहजहां के काल के एक लघु चित्र के ब्यूरो, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। कैसा कि भ्रष्ट, यहाँ जो भ्रष्ट अफसर वो रिश्वत लेते हुए, देखो यहाँ पे ये रिश्वत लेते हुए। ठीक है, जो ये फर्स्ट में दिखाया गया है ये रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पे दूसरा क्या है, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। देखो, ये कर अधिकारी है और ये जो गरीब किसान है उनको ये सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को। फिर यहाँ पे क्या बताया है, जब्त और जमींदार। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जब्त और जमींदार के बारे में ये कहा क्या बताया गया है। ठीक है, तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है, अब देखो, जो मुगल की आमदनी होती थी उसका एक प्रमुख साधन क्या था, तो किसानों से जो राजस्व, जो टैक्स मिलता था, तो ये उनका एक प्रमुख साधन था। ठीक है, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द, ठीक है, मुगल एक ही शब्द किसका प्रयोग करते थे, मुगल थे वो एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, कौन सा, जमींदार। ठीक है, तो ये जो जमींदार होते थे वही ये राजस्व वसूल करते थे किसानों से। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे अकबर के मंत्री टोडरमल। ठीक है, जो अकबर के मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए जो काला अवधि थे उसके लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि टैक्स निश्चित कर दिया। ठीक है, अब देखो, जो ये अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, ठीक है, उन्हें 10 साल के लिए ऐसी काल अवधि जो कृषि से जो पैदा होती थी, ठीक है, कृषि के पैदावार के लिए उसके कीमतों और भूमि पर एक सर्वेक्षण किया। फिर उसमें ये किया कि जो फसल होते थे उन पर जो टैक्स थे वो नगद के रूप में उसमें निश्चित कर दिया गया। ठीक है, मतलब तो तुम्हारा जो इतना फसल है उसमें तुम इतना टैक्स दोगे, फिर इतना फसल है उसमें तुम इतना टैक्स दोगे, ऐसा टाइप का उसमें ये निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। ठीक है, और जो प्रांत थे उसको किसमें बांटा गया, राजस्व मंडलों में बांट दिए गए, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, तो देखो, ये जब्त किसको कहा गया, तो जो ये प्रांत था, जो प्रांत को और क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सूबे क्या होता था। ठीक है, सूबे क्या होता था,
तो ये प्रांत था। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, देखो। और यहाँ पे जो अकबर के प्रशासन, छोड़ो वो नहीं है यहाँ पे, आगे देखते हैं हम लोग। तो किसको ये जब्त कहा जाता था? तो ये जो सूबे होते थे, जो प्रांत, उनको राजस्व मंडलों में यहाँ पे बांट दिया गया, और उसके जो प्रत्येक हर फसल की यहाँ पे जो टैक्स था, जो टैक्स की उसकी दर थी, उसको अलग सूची बनाई गई, और फिर वहीं से जो ये राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, उसको ही जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित था जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, ठीक है, और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आया, अकबरनामा या तो आईने अबकरी। ठीक है, अब देखो जो ये अकबरनामा है वो क्या है कि अकबरनामा एक विशेष पुस्तक है। ठीक है, अकबरनामा है वो क्या है, वो अकबरनामा या तो जो आईने अकबरी है वो एक पुस्तक का नाम है, जिसमें अकबर के प्रशासन काल की जानकारी वहीं से मिलती है। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग इतना ही देखते हैं, जो ये अकबरनामा है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। हाँ, और जो ये इनके चलो इसको देख ही लेते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, अब तो देखो जो ये अबुल फजल थे वो क्या थे, वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार कब थे, तो ये अकबर के शासनकाल का। ठीक है, एक इतिहासकाल थे जो कि अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, तो कौन थे वो, अबुल फजल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। ठीक है, और जो ये इतिहास का शीर्षक है वो क्या है, तो ये अकबरनामा, मतलब जो ये पुस्तक का नाम है वो क्या है, अकबरनामा, या तो ये आईने इदरी, जो कि इसके बारे में यहाँ आईने अकबरी जो कि आगे बताया गया। देखो तो इसको जो इतिहास है, अकबर का जो इतिहास है, उसको इन्होंने यहाँ पे कितने 3 जिल्दों में लिखा गया, मतलब 3 पार्ट में लिखा है। तो क्या क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, तो अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और थर्ड में क्या है, तो आईने अकबरी है। ठीक है, थर्ड में क्या है, आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यूरो मिलता है। ठीक है, जो ये आईने अकबरी है, वहीं से इसमें शासन, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के जो भूगोल है उनका यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अबकरी का सच से रोचक आयाम है विविध प्रकार के चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण। तो देखो यहाँ से ये सब की जानकारी मिलती है, किससे, आईने अकबरी से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, अकबर की नीतियां। तो इसमें क्या था, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण, तो बस ये बस देखते हैं कि यहाँ पे जो सूबों के जो प्रशासक होते थे उनको क्या बोला जाता था, तो ये सूबेदार। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, तो इनका जो अकबर के जो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित थे, इनका विस्तृत वर्णन किसने किया था, तो ये अबुल फजल ने। किसमें, जो ये अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा विशेषकर आईने अबगरी। ठीक है, जो अकबरनामा जो पुस्तक है, विशेषकर आईने अबगरी, उसमें मिलता है। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रांत को ही क्या बोला जाता था, सूबे बोला जाता था। और जो सूबे के जो प्रशासक होते थे, ठीक है, जो सूबा होते थे, उनमें जो प्रशासन के लिए जिनको नियुक्त किया जाता था प्रशासक, तो उनको क्या बोला जाता था, उनको सूबेदार, उनको सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, जो क्या होते थे, राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह
करते थे। ठीक है, तो ये होते थे सूबेदार। अब यहाँ पे क्या आया है, दीवान। अब दीवान किसे बोला जाता था, तो प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होते थे। ठीक है, जो प्रांत होते थे, जो वे वित्तीय अधिकारी होते थे, मतलब जो उनके लेखा जोखा का काम करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, दीवान। ठीक है, लेखा जोखा का काम करते थे, उनको क्या बोला जाता था, दीवान। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी जो कि सैनिक वेतन अधिकारी थे, सदर। ठीक है, आपको ये सब पूछ सकता है। ठीक है, कि बख्शी क्या होते हैं, सदर क्या होते हैं, फौजीदार क्या होते हैं, कोतवाल क्या होते हैं, तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो बख्शी होते थे वो क्या होते थे, तो वे एक सैनिक वेतन अधिकारी होते थे। ठीक है, और जो सदर होते थे वो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेना नायक होता था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो ये सब चीज का यहाँ पे सहयोग प्राप्त था सूबेदार को। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, तो ये भी यहाँ पे बस ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 1570 में अकबर जब एक फतेहपुर सिकरी में था, तो उनमें उलेमा ब्राह्मणों जेशुट जो रोम जेशुट मतलब जो पादरियों होते थे, वो रोमन कैथोलिक थे, और जो जड़ दुष्ट थे वो धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामले पर चर्चा करते थे। ये चर्चाएं इबादत में हुई। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना क्या है, इबादत खाना क्या होता था, तो जहां पे धर्म के मामले पे, ठीक है, जहां पे धर्म के मामले पे चर्चा हुई तो वो उस स्थान का नाम था। ठीक है, जहां पे धर्म के मामलों पर चर्चा हुई तो ये उस स्थान का नाम था, जिस स्थान पे ये चर्चाएं हुई, तो उस स्थान को ही क्या बोला जाता है, इबादत खाना। ठीक है, फिर यहाँ आगे देखते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। ठीक है, तो ये मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसने नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, तो ये मेहरुनिसा था, उन्होंने 1611 में किससे विवाह किया था, तो ये जहांगीर से विवाह किए थे और उनको ये नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देते रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, अब देखो जो ये नूरजहां थे उनके सम्मान में जहांगीर ने क्या किए थे, तो ये चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें एक और, ठीक है, अब जानते हैं कि जो एक सिक्के होते हैं उनके दो पहलू होते हैं, तो उनके एक साइड अपने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण की और दूसरी ओर ये रानी बेगम नूरजहां के नाम से वहां पे बनाया गया था। ठीक है, और फिर उनके जो बाईं ओर दिया गया है ये जो ये सिक्के हैं, ठीक है, जो ये नूरजहां के नाम से यहाँ पे चलाए गए चांदी के सिक्के, फिर जो उनके बाईं ओर है नूरजहां द्वारा जारी किए गए एक आदेश, मतलब ये फरमान है। ठीक है, चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे आदेश है, ये बताया यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, जो कि इसमें ये लिखा गया है, जो ये आदेश फरमान है उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इबादत खाना, ये चर्चा करते हुए धर्मों के मामले में, ठीक है, तो ये बताया गया है धर्मों के मामले में चर्चा करते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे सुलह ए कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, सुलह ए कुल में जो अकबर की सुलह ये कुल की नीति थे, तो उनको पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप लोग इसको एक बार ऐसे रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। देखो
देखो तो यहाँ पे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य थे वो कैसे थे, वो तो यहाँ पे बताया गया है। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने वैसे इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य वाला जो प्रशासनिक है ये उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती है। शाहजहां के काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व के, मतलब यहाँ पे बताया जो ये इनके जो पतन का कारण है इनको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो ये मुगल साम्राज्य है उनके पतन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो इसके बारे में तो यहाँ पे इसको हम लोग रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अन्यत्र राजा और रानियां जो कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये क्लास है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड इसके आगे इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दी गई है जिसको आप लोग इसके बेस्ड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।